हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन ऑन एंडोर्समेंट ऑफ बिल सॉल्व करेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 272 पे दिया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को जिस तरीके से एंट्री को फ्रेम करने बोलती हूँ, आप उस तरीके से एक बार दो बार प्रैक्टिस किया कीजिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको एंट्रीज, आपके माइंड में एंट्रीज के इमेज रह जाएंगे कि कौन सी एंट्री किस तरीके से तैयार करनी है। तो फिर आपको जर्नल एंट्री जरा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। प्लस एज वेल एज मैंने आप लोगों को सर्टेन जो जर्नल एंट्रीज के कैसे फ्रेम करनी है ट्रिक्स वाला मैंने वीडियो डाला था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2 वीडियोस मैंने जर्नल एंट्री रिलेटेड डाले हैं, तो उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करने में डिफिकल्टी ना हो। फिर भी मैं आप लोगों को बार बार बताते रहूंगी, रिपीट करते जाऊंगी कि किस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो स्टेटमेंट में दिया है कि पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000। पल्लवी ने 25,000 रुपए के गुड्स सेल किए टू वंदना, वंदना को सेल किए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे है ना पल्लवी ने वंदना को गुड्स सेल किए ऑन 16 फरवरी 2019 को। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, जब आपका यहाँ पर सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू वंदना, तो ये है ना क्रेडिट सेल वाला है। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे कैश सेल्स नहीं हुआ है, क्रेडिट सेल्स पे मतलब है ना उधार में गुड्स बेचे हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वजह से एक जर्नल एंट्री तैयार होने वाली है। और यहाँ पर जो पल्लवी है वो है ना, पल्लवी ये ड्रॉवर हो गई और यहाँ पर वंदना ड्रॉई हो गई, क्योंकि पल्लवी है ना इसने उधार में माल बेचा, किसको बेचा? वंदना को बेचा, उधार में दिया। और उसके ऊपर है ना 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें ना 10% का ट्रेड डिस्काउंट 25,000 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2,500 होता है डिस्काउंट। तो 25,000 में से 2,500 हमको माइनस करके जो अमाउंट रहेगा वो है ना अमाउंट हमको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे हम है ना ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट को। हमने है ना 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में ये स्टडी किया था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंटर नहीं करते हैं। तो वो ट्रेडिंग के टाइम मतलब सेल के टाइम पे ही वो हो जाता है। तो इसको डिस्काउंट को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो पल्लवी अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी? पल्लवी के हाथ से गुड्स जा रहे हैं, पल्लवी के हाथ से यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, हम उसको सेल्स करके लिखेंगे। पल्लवी ने सेल किया है इसलिए पल्लवी की बुक में है ना पल्लवी सेल्स करके वर्ड यूज करने वाले। उधार वाला गुड्स बाइंग एंड परचेसिंग होता है तो उसमें सेल्स एंड परचेसेस वर्ड यूज करते हैं हम। तो पल्लवी अपने बुक में सेल्स वर्ड यूज करेगी। एंड जो वंदना है ये खरीदार है, ये बायर है, तो ये अपने बुक में परचेसेस वर्ड यूज करने वाली है गुड्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज नहीं होगा, सेल्स एंड परचेसेस वर्ड यूज होगा। अभी पल्लवी अपने बुक्स में क्या लिखेगी कि पल्लवी ने किसको गुड्स दिया है? वंदना को दिया। तो वंदना इज अ रिसीवर, वंदना को गुड्स दिया, वंदना इज अ रिसीवर। तो पल्लवी अपने बुक में, क्योंकि इसका डेटर इंक्रीज होने वाला है, वंदना इसके लिए डेटर है, वंदना क्या है इसके लिए? डेटर है, वंदना डेटर है। और डेटर जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों भी तरीके से अगर रूल देखो, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से देखो तो वंदना रिसीवर हुई, और अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, अगर रूल के हिसाब से आप सीखो तो वंदना डेटर है। तो डेटर इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो पल्लवी अपने खाते में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी वंदनास अकाउंट डेबिट, वंदना का अकाउंट डेबिट टू उसका जो है ना डिक्रीज हो रहा है, उसका जो गुड्स है वो डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए टू सेल्स अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसका टू सेल्स करके वो लिखेगी। उसके हाथ से गुड्स छूट रहे हैं तो वो टू सेल्स करके अपने बुक में पल्लवी लिखेगी वंदनास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना होगा बिंग गुड्स सोल्ड एट 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। अब
वंदना यहाँ पे अपने बुक में, वंदना बायर है, वंदना ड्रॉई है, वो अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी, उसके पास उसका जो स्टॉक है, गुड्स का स्टॉक है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी स्टॉक इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है, मतलब एक तरीके से वो स्टॉक उसके लिए इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपने बुक में क्या लिखेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट। उसने परचेस किया, परचेसेस अकाउंट डेबिट। और अगर आप है ना उसको ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो तो परचेस करने पे एक्सपेंडिचर होता है। परचेसेस मतलब आपने एक्सपेंडिचर किया है तो आपको डेबिट करना है, एक्सपेंडिचर्स को डेबिट करते हैं। तो आप दोनों भी कोई भी तरीके से रूल से देखेंगे तो यहाँ पे इसको परचेसेस को डेबिट करना होगा। और हु इज अ गिवर, या फिर आप बोल सकते हो वंदना को देने वाला कौन है, पल्लवी। पल्लवी ने दिया तो पल्लवी को वो क्रेडिट करेगी क्योंकि पल्लवी उसकी क्रेडिटर हुई। तो मैं आपको दोनों भी तरीके से आज ये जर्नल एंट्री दिखाने वाली हूँ, तो आप जरूर देखिएगा, आगे तक वीडियो को देखिएगा ध्यान से। नाउ सेकंड यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एंट्री क्या फ्रेम होगी, ऑन द सेम डे वंदना ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन। तो मतलब है ना पल्लवी ने ड्राफ्ट तैयार किया और वंदना के पास भेजा और वंदना ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सेम डेट मतलब 16 फरवरी को उसने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी। तो मतलब बिल रिसीवेबल, ऑलवेज याद रखो ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल वर्ड यूज होता है एंड ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल। तो पल्लवी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो उसके लिए लिखेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदनास अकाउंट, टू वंदनास अकाउंट। वंदना ने उसको दिया है, वंदना इज अ गिवर, तो यहाँ पे टू वंदनास अकाउंट करके वो लिखेगी। तो बिल उसने एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस करके दिया है। फिर वंदना अपने बुक में क्या लिखेगी, वंदना के लिए जो बिल्स पेबल है वो उसके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। और जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, राइट, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता, जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो वंदना क्रेडिट में लिखेगी टू बिल्स पेबल। और उसने किसको बिल दिया है एक्सेप्ट करके, तो पल्लवी को। तो पल्लवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल करके वो रिकॉर्ड करेगी। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे है 3 महीने का बिल है, तो मतलब पल्लवी एंडोर्स द बिल। पल्लवी ने अब क्या किया, उस बिल को एंडोर्स कर दिया टू हर क्रेडिटर पूर्वा, अपने क्रेडिटर पूर्वा को। तो अब यहाँ पे पल्लवी है वो एंडोर्सर हो गया एंड पूर्वा है वो एंडोर्सी हो गई। तो अब इस केस में जैसे मैंने आपको कहा बिल एंडोर्समेंट के केस में ड्रॉई को कोई मतलब नहीं होता है। तो ड्रॉई की बुक में इस ट्रांजैक्शन का कोई एंट्री एंटर नहीं होने वाली है, लेकिन पल्लवी के हाथ से बिल जाने वाला है। तो पल्लवी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगी पूर्वा का नाम कि पूर्वास अकाउंट डेबिट। पूर्वा इज द रिसीवर, पूर्वा रिसीव करने वाली है, तो पूर्वास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल करके वो लिखेगी। एंड पूर्वा अपने बुक में उसको लिखने वाली है बिल्स रिसीवेबल, उसने रिसीव किया है बिल को, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज, क्योंकि पल्लवीज द गिवर, पल्लवी ने दिया है बिल तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू पल्लवीज अकाउंट करके लिखेगी। नाउ अब आपको यहाँ पे गिव जर्नल एंट्रीज बोला है इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना एंड पूर्वा, तीनों के उसमें पूछा और आपको केसेस दिए हुए कि मान लीजिए बिल ऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट, तो फिर आपका ट्रांजैक्शन, आपकी एंट्री क्या आने वाली है। या बिल डिसऑनर्ड होता है ड्यू डेट पे तो एंट्री क्या आएगी, या बिल डिसऑनर्ड होता है ड्यू डेट पे एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा, तो इसकी एंट्री क्या आएगी। तो इन सब की एंट्री मैं जब आप लोगों को अभी ये सब एक साथ अभी बताऊंगी तो सब बाउंस होते जाएगा। ऑनर्ड के लिए तो एकदम सिंपल है, जब बिल ऑनर्ड हो जाता है तो उसकी एंट्री तो ऑनर्ड की। अब ये एंडोर्स का बिल है, तो एंडोर्स का बिल है तो मतलब यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री नहीं आने वाली, लेकिन ड्रॉई एंड एंडोर्सी की बुक में आ जाएगी। लेकिन बिल डिसऑनर्ड होता है, जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो तीनों की भी बुक में एंट्री आती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों को ये ट्रांजैक्शंस किस तरीके से एंट्री करनी है। डिसऑनर के केस में तीनों की बुक में, मतलब ड्रॉवर, ड्रॉई एंड एंडोर्सी, तीनों की बुक में एंट्री आती है, तो हम कैसे एंट्री को प्रेजेंट करेंगे, तो ये सब मैं आपको अभी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सब स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू वंदना एट 10%, उसको लेकर हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना को गुड्स सेल किया उसने, राइट, एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 10% TD ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर है ना
यहाँ पे जो पल्लवी है, पल्लवी कौन है? तो पल्लवी है ये ड्रॉवर है। पल्लवी कौन है? ड्रॉवर है। और वंदना है वो ड्रॉई है, क्योंकि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पल्लवी ड्रॉवर है एंड वंदना ड्रॉई है। प्लस पल्लवी को आप है ना क्रेडिटर भी बोल सकते हो। ये किसके लिए क्रेडिटर है? क्योंकि अभी हम जर्नल एंट्री करने के लिए मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ये पल्लवी है वो किसके लिए क्रेडिटर है? तो वंदना के लिए क्रेडिटर है। तो वंदना अपने बुक में पल्लवी के लिए क्या लिखेगी? क्रेडिटर करके रिकॉर्ड करेगी। एंड पल्लवी वंदना के लिए क्या? वंदना है ना ये डेटर हुआ। ये क्या हुआ? डेटर हुआ। तो जब है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में पल्लवी वंदना के बारे में रिकॉर्ड करेंगे तो हम डेटर करके, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को रूल सिखाया था, रूल क्या था कि एसेट मतलब ये आपको है ना जर्नल एंट्रीज के लिए मैंने जो ट्रिक वाला वीडियो मैंने डाला है, फिर भी मैं आप लोगों के शॉर्ट में यहाँ पे लिख ले। तो एसेट हुआ, ड्राइंग हुआ, ठीक है, ड्राइंग हुआ, डेटर हुआ, तो डेटर, और कोई एक्सपेंसेस है और लॉसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस है। तो जब भी है ना इन पांचों आइटम्स में से इनमें से कोई भी इंक्रीज होता है, इनमें इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं, और इनमें से डिक्रीज होता है तो हम इन्हें क्रेडिट में लिखते हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है? एसेट के अपोजिट होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटीज एसेट के अपोजिट हुआ, ड्राइंग्स के अपोजिट हो गया कैपिटल, एंड डेटर्स के अपोजिट हो गया क्रेडिटर, एंड एक्सपेंसेस के अपोजिट हम बोलेंगे इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट हम बोलेंगे गेन। तो यहाँ पर जब इनके लिए क्या रूल एप्लीकेबल होता है जर्नल एंट्री के लिए? ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि ये जो है ना एसेट, ड्राइंग, डेटर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट बैलेंस होते हैं। ऑलवेज ये डेबिट बैलेंस होते हैं। इनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम एंड गेन, इनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर जब भी है ना ये इंक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। इसके अपोजिट ये लायबिलिटी, कैपिटल, अगर ये इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, गेन इंक्रीज हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे क्रेडिट करेंगे, इनको क्रेडिट करेंगे। और जब ये डिक्रीज होते हैं तो हम इन्हें डेबिट करते हैं। तो ये रूल के हिसाब से हम, ये मॉडर्न अप्रोच का जो रूल है इसके हिसाब से हम अभी एंट्रीज बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पल्लवी है वो अपने बुक में किसके बारे में? वंदना के बारे में जब रिकॉर्ड करेगी, वंदना को लेकर रिकॉर्ड करेगी। वंदना इसके लिए क्रेडिटर, पल्लवी के लिए वंदना पल्लवी के लिए क्या है? डेटर है। एंड वंदना के लिए पल्लवी कौन है? क्रेडिटर है। तो यहाँ पर पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना, उधार में बेचा है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनने वाली है। उसके पहले हम 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करना है। तो जीरो गॉट कैंसिल विद दिस और दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस, तो कितना हुआ? 2,500। अब आपका जो गुड्स सेल किया उसके लिए अमाउंट जो होगा, जो सेलिंग प्राइस हो गया है एक तरीके से, तो यहाँ पे जो सोल्ड गुड्स, तो यहाँ पे 25,000 माइनस 2,500 करना है। तो 25,000 माइनस 2,500 करेंगे। 5,000 में से 2,500 गया तो 2,500 बच गया, और ये 2 एज इट इज, तो 22,500। अब है ना यहाँ पे जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। पल्लवी की बुक में डेटर इंक्रीज हो रहा है। वंदना को माल उधार में बेचा तो डेटर इंक्रीज हो रहा है। जब डेटर इंक्रीज होता है, डेटर जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। तो अब हम पल्लवी की बुक में हम जर्नल एंट्री जब लिखेंगे 2019 Feb 16 को ये रिकॉर्ड करेगी पल्लवी वंदना का नाम। वंदना इसका डेटर है और डेटर इंक्रीज हो रहा है इसके बुक में, तो वंदनास अकाउंट डेबिट, आप लिखोगे वंदनास अकाउंट डेबिट 22,500 टू, इसके पास से इसका स्टॉक कम हो रहा है, इसका गुड्स, सेल्स इसके लिए इनकम है, तो सेल्स जब इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इनकम हुई,
आप इसी के रूल के हिसाब से जाओगे तो एक सेम रूल के सेल करना मतलब इसको इनकम होने वाली है फ्यूचर में। पल्लवी ने माल बेचा है, पैसा रोकड़ा पाने के लिए बेचा है, तो सेल इसके लिए इनकम है। तो सेल इनकम है, तो सेल जब इंक्रीज हुआ तो मतलब इनकम होने वाली है, तो उसे हमें क्रेडिट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टू सेल्स को क्रेडिट किया 22,500। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, हम यहाँ पे नरेशन भी लिख लेंगे। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट at 10% TD, ट्रेड डिस्काउंट लिख दो। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वंदना अपने बुक में 2019 फरवरी 16 को जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी, वंदना के लिए वंदना ने परचेस किया, मतलब अगर पल्लवी ने सेल किया है तो वंदना ने परचेस किया, तो वंदना के लिए परचेसेस क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। परचेसेस क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि परचेसेस के लिए उसको अमाउंट देना पड़ेगा, इसीलिए परचेसेस को वो डेबिट करेगी, क्योंकि इंक्रीज होना मतलब डेबिट करना है हमको। तो एक्सपेंसेस हो, चाहे लॉसेस हो, डेटर हो, ड्रॉइंग हो, एसेट हो, उनको इंक्रीज करना मतलब हमें उन्हें डेबिट करना है। तो यहाँ पर परचेसेस वंदना के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो वंदना अपने बुक में परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेगी। क्या करेगी, परचेसेस अकाउंट को डेबिट, तो यहाँ पे लिखेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। पल्लवी वंदना के लिए क्रेडिटर है, और जब क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, इसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर वंदना पल्लवी को क्रेडिट में लिखेगी, क्योंकि पल्लवी उसके लिए क्रेडिटर है, पल्लवी से उसने उधार में माल खरीदा है, इसीलिए पल्लवीज अकाउंट। तो यहाँ पर 22,500 being goods purchased on credit at the rate of 10% trade डिस्काउंट। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम बिल को लेकर, अब क्या है, बिल को लेकर यहाँ पर देखेंगे कि पल्लवी ने क्या किया, ड्राफ्ट तैयार किया और भेजा वंदना को, सेम डेट को ड्राफ्ट भेजा वंदना को। वंदना ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड, साइन कर पल्लवी को रिटर्न भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वंदना अपने बुक में बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड करेगी सेंटर को, बिल्स पेबल, इसके पास ये बिल्स पेबल करके इसको लिखना होगा, और पल्लवी इसके लिए लिखेगी बिल्स रिसीवेबल। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब इसको लेकर जर्नल एंट्री होगी तो बिल्स रिसीवेबल होगी पल्लवी के। ऑलवेज ड्रॉवर के अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज होता है, एंड ड्रॉई के अकाउंट में बिल्स पेबल वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी रिकॉर्ड करेंगे। जो पल्लवी है वो अपने बुक में, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट होता है। तो जब भी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। और ये जो बिल्स पेबल है वो क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो मतलब पल्लवी अपने बुक में बिल्स रिसीवेबल डेबिट में लिखेगी और वंदना अपने बुक में बिल्स पेबल क्रेडिट में लिखेगी। अब यहाँ पर ये पहली एंट्री, अब ये सेकेंड एंट्री में
यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अब पल्लवी को बिल मिल गया है तो पल्लवी इसको एसेट में रिकॉर्ड कर लेगी। तो पल्लवी को यहाँ पे जो डेटर है उसका, ये जो वंदना है, वंदना का नाम उसको क्रेडिट में लिखना होगा, क्योंकि अब उसको डेटर करके नहीं लिखने वाली है, क्योंकि उसको तो बिल मिल गया है ना, उसको तो बिल मिल गया है, तो वंदना को वो कर देगी क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे वो जो वंदना है वो डिक्रीज हो रहा है, वंदना डेटर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, भाई ठीक है बिल, तो बिल एसेट इसको मिल गया, तो इसको हमको क्या करना होगा, वंदना को हमको क्रेडिट करना होगा। तो वंदना को यहाँ पे ये करेगी क्रेडिट में, टू वंदनास अकाउंट। कितने अमाउंट का बिल, सेम अमाउंट का है, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पे अमाउंट ऊपर चला गया, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट को 22,500, 22,500। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर बिंग वंदनास एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिंग वंदनास एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस देके बिल वापस भेज दिया ना, रिसीव्ड, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो इसी के पास रहेगा, पल्लवी के पास, उसके लिए एसेट हो गया। अभी वंदना क्या करेगी अपने बुक में, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, राइट, और उसका क्रेडिटर पल्लवी उसके लिए क्रेडिटर है, तो पल्लवी को तो उसने जब डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिया, तो फिर है ना, अब उसको है ना पल्लवी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिकॉर्ड किया था। तो जब भी क्रेडिटर है, जब भी क्रेडिटर वो डिक्रीज होता है, क्योंकि पल्लवी क्रेडिटर है, पल्लवी क्या है, पल्लवी क्रेडिटर है, किसके लिए, वंदना के लिए क्रेडिटर है, तो पल्लवी का जब क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है तो पल्लवी उसे डेबिट में उसका नाम लिख देगी, किसका, वंदना, पल्लवी नहीं, वंदना, पल्लवी का नाम, क्रेडिटर का नाम, वंदना क्रेडिटर है तो पल्लवी उसका नाम वंदना, पल्लवी का नाम, क्योंकि ये क्रेडिटर है इसलिए उसको डेबिट में लिख देगी, क्योंकि ये डिक्रीज, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, टू। अभी यहाँ पे इसे क्या लिखना होगा, इसकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, बिल्स पेबल लायबिलिटीज के अंडर आता है, तो इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मतलब उसे क्रेडिट में लिखना होगा, इसलिए बिल्स पेबल को वो क्रेडिट में लिख रही है। यहाँ पे एक बार एंट्रीज याद हो जाएंगी फिर तो सिमिलर ही है, हाँ रूल तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को रूल है ना एकदम बाय हार्ट हो जाए। ताकि फिर कोई भी कैसी भी एंट्री हो तो आप लोग आराम से कर सको। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग वंदनास, यहाँ पे वंदना आपने बुक में क्या लिखेगी, बिंग आ एक्सेप्टेंस गिवन, कि भाई हमने एक्सेप्टेंस दे दी बिल को। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब आ गया एंडोर्समेंट को लेकर। अब देखो, अब है ना पल्लवी ने अपना बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल, BR एंडोर्स कर दिया, तो किसको कर दिया पल्लवी ने, तो पूर्वा को। पूर्वा कौन है, तो पूर्वा क्रेडिटर हो गई यहाँ पर, तभी तो पल्लवी ने उसको अपना बिल दे दिया कि भाई ठीक है तुम्हारा, और यहाँ पर है ना जो ये है ना पल्लवी डेटर हो जाता है, पल्लवी डेटर हो जाती है। यहाँ पर पल्लवी ने अपना लायबिलिटीज उतारने के लिए, अपनी लायबिलिटीज कम करने के लिए उसने बिल्स रिसीवेबल अपना फॉरवर्ड कर दिया पूर्वा को, कि भाई तू रख, पूर्वा को बोला तू रख,
और है ना ये कब उसने फॉरवर्ड किया, तो 18 तारीख को, 18 फैब को। तो अब हम 18 फैब की डेट में है ना ये रिकॉर्ड करने वाले हैं पल्लवी की बुक में एंड पूर्वा की बुक में। खाली ओनली एंड ओनली पल्लवी एंड पूर्वा की बुक में आएगा, वंदना की बुक में इसको लेकर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर पूर्वा जब अपनी बुक में लिखेगी तो वो बिल्स रिसीवेबल, वो क्या लिखेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वो पल्लवी, क्योंकि उसका क्रेडिटर फिर डिक्रीज हो जाएगा, उसका डेटर डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका डेटर डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे पल्लवी अपने बुक में, पल्लवी के हाथ से बिल जा रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि वो पल्लवी और कोई नया बिल नहीं बना रही, वो उसके पास जो बिल पहले से था, जो एक्सेप्टेंस वंदना ने दिया था, वही बिल है ना पल्लवी फॉरवर्ड कर रही है पूर्वा को, तो उसके हाथ से तो बिल जा रहा है, मतलब उसका एसेट क्या हो रहा है, उसका एसेट डिक्रीज हो रहा है, उसका एसेट एसेट है ना, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसे क्रेडिट करेगी पल्लवी। और दे रही किसको है, वो किसको दे रही है, वो अपने क्रेडिटर को दे रही है, वो अपने क्रेडिटर को दे रही है। तो क्रेडिटर जब इंक्रीज हो रहा है, तो उसका नाम वो डेबिट में लिखेगी। यहाँ पे उसका क्रेडिटर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जो पूर्वा है ना पल्लवी के लिए क्रेडिटर है, तो यहाँ पर उसका जो क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसकी जो क्रेडिटर करके अब वो रिकॉर्ड नहीं करेगी, वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो उसको डेबिट में करेगी, वो डिक्रीज हो रहा है, उसको अब क्रेडिटर करके रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या लिखेगी, अपने बुक में उसको लिखना होगा पूर्वा का अकाउंट डेबिट करेगी टू बीआर, उसको उसने बीआर दे दिया है करके, पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो इस तरीके से उसका क्रेडिटर करके तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ना जवाबदारी उतार दी, उसको बिल दे दिया, भाई 18 तारीख का बिल, मैं 18 तारीख को बिल एंडोर्स कर रही हूँ, और ये 3 महीने का बिल है, तो तुम कलेक्ट कर लेना, ड्यू डेट पर कलेक्ट कर लेना। किससे कर लेना, पूर्वा को बोलती है, पूर्वा तुम कलेक्ट कर लेना, वंदना से कलेक्ट कर लेना। तो इसके लिए यहाँ पर एंडोर्समेंट का जब केस होता है, तो यहाँ पर एंडोर्सर, पल्लवी को हम एंडोर्सर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोर्स कर रही है, तो एंडोर्सर और एंडोर्सी के बीच में, पूर्वा एंडोर्सी हो गई, तो एंडोर्सी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री आएगी एंडोर्सर एंड एंडोर्सी की बुक में ही आएगी बस। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि पूर्वास अकाउंट डेबिट, पूर्वा का अकाउंट डेबिट किया इसने टू, इसके हाथ से बिल चला गया, बिल्स रिसीवेबल, इसकी जवाबदारी खत्म हो गई, इसने बिल देकर अपनी छुट्टी करा ली, इसको सेम अमाउंट का बिल देना होगा, उसको पेमेंट करना होगा, इसीलिए एक तरीके से उसने पेमेंट के बदले में क्या किया, बिल रिसीवेबल दे दिया, 3 महीने का बिल। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बिंग, एंडोर्स किया इसीलिए हम लोग एंडोर्स्ड वर्ड यूज करेंगे, बिंग वंदनास एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड। अब इस केस की वंदना के बुक में नो एंट्री, ये जो थर्ड हम ट्रांजैक्शन एक तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो वंदना के बुक में, ताकि आप लोगों को हैबिट हो जाए कि यहाँ पे नो एंट्री, मैं पर्पसली लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसको लेकर नो एंट्री आएगी। लेकिन पूर्वा के बुक में ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा, पूर्वा अपने बुक में से रिकॉर्ड करेगी 2019-18 को, फैब 18 को, इसको बिल रिसीव हुआ है इसीलिए लिखेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट 22,500, यहाँ पर भी क्रेडिट में भी 22,500 लिख देते हैं। 2, इसका जो क्रेडिटर है वो डिक्रीज हो गया, और उसका डेटर डिक्रीज हो गया, इसका जो पल्लवी है ना वो डेटर है वो डिक्रीज हो गया, इसका डेटर डिक्रीज हो गया, तो मतलब एसेट जब डेटर डिक्रीज होता है तो उसके हम कहाँ लिखते हैं, उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो पल्लवी से कम। यहाँ पे नरेशन में लिखेगी बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, इसको बिल मिला ना, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, इसीलिए एक जगह से तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, वो पल्लवी को डेटर करके कैसे रखेगी, रिकॉर्ड में रखेगी,
क्योंकि डबल अमाउंट थोड़ा ना लेगी, डबल अमाउंट नहीं लेना है, इसीलिए पल्लवी का ये जो डेटर वाला केस है वो उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि उसको अभी एसेट मिल गया, बिल रिसीवेबल मिल गया है, एक एसेट कम हुआ तो दूसरे जगह पे एसेट इंक्रीज हो गया उसका। तो इस तरीके से ये, क्योंकि ये दोनों भी एसेट ही होता है, मतलब ये डेटर है इसके लिए किसके लिए, पूर्वा के लिए, तो दोनों भी केस में यहाँ पे मैं चाहिए तो यहाँ पे पेंसिल से लिख देती हूँ। यहाँ पे डेटर है ये, तो ये जब डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, और बिल्स रिसीवेबल एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अब आएंगे हम हमारी कंडीशंस के हिसाब से। तो ये जो इसकी बुक में ये पहली ट्रांजैक्शन थी, लेकिन हमने इसको स्टेटमेंट के हिसाब से, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से, ये थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से हमने ये स्टेटमेंट बनाया है कि एंडोर्स करते तो क्या एंट्री आती है ना। अब जब ये बिल ऑनर्ड हो जाता है, सबसे पहला केस है ए वाला केस, बिल ऑनर्ड होता है ना। अगर बिल ऑनर्ड हो गया तो ड्रॉवर की बुक में, मतलब पल्लवी ड्रॉवर है तो ड्रॉवर की बुक में नो एंट्री, ऑनर्ड हो गया। इसने तो पहले से ही बिल भाई फॉरवर्ड कर दिया था, किसको कर दिया था, पूर्वा को। तो अब मामला है पूर्वा एंड वंदना के बीच का। बिल ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड हो गया तो फिर इसको पल्लवी को तो कोई टेंशन नहीं है, तो पूर्वा एंड वंदना के बीच का। तो वंदना अपने बुक में ड्यू डेट को, अब हमको ड्यू डेट भी है ना कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 3 महीने का बिल है, देखिए 16 फैब से लेकर फैब टू 16 मार्च, एक महीना आप पकड़ लो। 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2 महीना, एंड 16 अप्रैल से लेकर 16 मई तक, टोटल कितने महीने हो गए, 3 महीने, 3 मंथ। बिल कितने का था, 3 मंथ्स का बिल था। तो 3 महीना कब हो गया, 16 मई को, 16 मई को 3 महीना हुआ, प्लस 3 डेज ग्रेस करना है, ग्रेस पीरियड लेना है, 3 डेज ग्रेस पीरियड का ऐड करना है। तो टोटल कितने हो गए, 16 डेट के बाद में 17, 18, 19, तो जो ड्यू डेट है वो 19 फैब आएगी, क्या आएगी, सॉरी 19, यहाँ पे हमको फैब नहीं, यहाँ पे 19 मई, क्योंकि 3 डेज का ग्रेस पीरियड हमने ऐड किया, 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है रूल के हिसाब से, तो मई 19 मई को ये है ना ड्यू डेट है, 19 में ड्यू डेट कैलकुलेशन। इस तरीके से आपको देख लेना है। डेज का आता है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, अगर मंथ्स में है तो इजी है, क्विकली इस तरीके से आप कर सकते हो। 16 फैब टू 16 मार्च, 16 मार्च टू 16 अप्रैल, 16 अप्रैल टू 16 मई, तो 16 मई को हुआ 3 महीना पूरा, प्लस 3 दिन ऐड किया तो 19 में आ गया। तो यहाँ पे 19 मई की डेट हमको डालनी पड़ेगी ऑनर्ड की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मई 19, बिल ऑनर्ड का केस है पहला केस, इस केस में तो आएगी, इसको तो पेमेंट करना है, तो ये इस अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी, तो यहाँ पर इसका जो केस होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा कि इसने बिल, इसको पेबल, मतलब ये डेबिट कर देगी बिल पेबल को, क्योंकि इसकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्स पेबल को लिखेंगे डेबिट में, बिल्स पेबल अकाउंट, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ना, फिर कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। डेबिट टू ऑनर्ड के केस में टू, इसके हाथ से क्या जाने वाला है, इसके सामने तो जो बिल लेके आएगा उसको पेमेंट कर देगी, इसको थोड़ी ना मतलब है कि नहीं मैं पल्लवी को ही दूंगी पैसा। इसको बिल प्रेजेंट किया किसने, पूर्वा ने, तो ये पूर्वा को दे देगी पेमेंट, कितना 22,500 का। ये केस था ऑनर्ड का केस, मतलब ऑनर्ड मतलब राजी राजी पैसा पेमेंट कर दिया, डेट आई, ड्यू डेट आई, तब राजी राजी पेमेंट कर दिया। यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू
डेट। अभी ये अपने बुक में, पूर्वा अपने बुक में क्या लिखेगी, पूर्वा को भी रिसीव हो गया ना भाई, तो ए वाला जो केस है उस केस में मई 19 को पूर्वा, अभी ये 19 मई को ही जाएगी, ऐसा नहीं कि इसको 18 तारीख को मिला तो ये है ना 18 के हिसाब से, नहीं, डेट जो बिल पे जो डेट होगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा 3 मंथ्स का प्लस 3 डेज ग्रेस। तो यहाँ पर ये अपनी बुक में लिखेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, इसके पास इसका कैश मतलब या तो रोकड़ा मिला या इसको चेक मिला, तो इसका एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। 2 इसको बिल रिसीवेबल देना होगा, बिल्स रिसीवेबल अब इसके हाथ से चला जाएगा, अब थोड़ी ना ये डबल रखने वाली है, तो इसको बिल रिसीवेबल को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो बिल्स रिसीवेबल जब डिक्रीज हो गया मतलब एसेट डिक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। पूरा पेमेंट हो गया ना, ऑनर्ड हो गया बिल, तो 22,500। यहाँ पे नरेशन में क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन बिल रिसीवेबल, बीइंग cash received on bills receivable। फिर अभी नेक्स्ट केस है, मान लीजिए बिल ऑनर्ड नहीं हुआ, ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो सबकी बुक में एंट्री आएगी, तीनों की बुक में एंट्री आएगी। तो सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, हम कैंसलेशन की इसकी एंट्री तैयार करेंगे। कैंसलेशन की एंट्री कैसे तैयार होती है, तो अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैंसलेशन की एंट्री कैसे। अभी देखो ये बिल रिसीवेबल टू वंदना वाला आपको एंट्री लेना है, कैंसलेशन की एंट्री आप तैयार करोगे। इसका दूसरा वे भी मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दूसरा वे नहीं बता सकती, लेकिन ये मैं आपको कैंसलेशन के तरीके से भी सिखा देती हूँ। प्लस है ना, हम जो क्रेडिटर एंड डेटर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हमने जैसे मैंने बोला क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट, ये डेटर डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, राइट, डेटर डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, या डेटर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। और अगर क्रेडिटर है वो डिक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो मैं आपको दोनों भी वे से सिखाऊंगी, पहले कैंसलेशन वे से सिखा दूं। तो यहाँ पे कैंसलेशन की एंट्री के लिए बिल्स रिसीवेबल टू वंदना एक ट्रांजेक्शन था, और दूसरा वो सेम बिल, इस सेम बिल को लेकर पूर्वा को दे दिया गया था, तो ये दोनों एंट्री हम उठाएंगे यहाँ से कैंसलेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कैंसलेशन की एंट्री बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम कैंसलेशन डिसऑनर्ड का जो कैंसलेशन वाला एंट्री तैयार करके दिखाती हूँ। डिसऑनर्ड के केस में हम कैंसलेशन की एंट्री तैयार करते हैं। तो कैंसलेशन ऑफ बिल को कैंसिल वाली एंट्री। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, BR2। ये कौन सी वाली एंट्री है आपकी, देखिए ये एंट्री नंबर पल्लवी की बुक से ली, एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 3 है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 3, BR2 वंदना एंड फिर पूर्वा, ये पल्लवी की बुक का है, हाँ, पूर्वा टू BR, ये डेबिट है यहाँ पे BR डेबिट है। अब देखो आपका जो BR यहाँ पे डेबिट में है और BR यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में, तो हम BR को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डेबिट क्रेडिट में, तो इसको बोला जाता है कैंसिलेशन का एंट्री। क्या हुआ, कैंसिलेशन का हो गया, तो आपका BR कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, वंदना एंड पूर्वा। अब देखिए पल्लवी के लिए अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको ये बिल तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बिल तो अभी जीरो हो गया एक तरीके से, इसका पेमेंट नहीं मिला, अब नया बिल तैयार होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ये बिल कैंसिल कर देना होता है। ये तो खत्म हो गया बिल। तो वंदना है ना पल्लवी के लिए क्या है, डेटर है, वंदना पल्लवी के लिए डेटर है, और पूर्वा पल्लवी के लिए क्रेडिटर है। पूर्वा पल्लवी के लिए क्या है, क्रेडिटर है। अब बताइए यहाँ पर जब वंदना ने पेमेंट नहीं किया, वंदना ने पेमेंट किया ही नहीं, उसने डिसऑनर कर दिया बिल को, तो मतलब पल्लवी के छोड़ देने वाली है वंदना के हाथ से पैसा कि भाई मत दे, जाने दे, नहीं ना।
तो मतलब पल्लवी वापस से वंदना का नाम है ना डेटर करके रिकॉर्ड करने वाली है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर करके। तो मतलब यहाँ पे डेटर इंक्रीज हो रहा है। डेटर क्या हो रहा है, पल्लवी की बुक में डेटर इंक्रीज हो रहा है, तो पल्लवी क्या करेगी, वंदनास अकाउंट डेबिट करेगी। वंदनास, मैं दूसरा वे भी बताती हूँ, वंदनास, ये रूल के हिसाब से वंदनास अकाउंट डेबिट करेगी सेम अमाउंट का बिल। यहाँ पे सेम अमाउंट का बिल होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह की बात नहीं है। जब नोटिंग चार्जेस वगैरह की बात आती है तो उसमें नोटिंग चार्जेस भी ऐड होता है। 2, अब ये जो पूर्वा है वो वंदना के लिए क्या है, सॉरी पल्लवी के लिए क्या है, पूर्वा। पल्लवी के लिए पूर्वा क्रेडिटर है, पल्लवी के लिए पूर्वा क्रेडिटर है। तो जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो हमें उसे क्रेडिट में लिखना होता है, एंड डेटर इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर का नाम क्या है, पूर्वा, तो हम पूर्वा करके नाम लिखेंगे, तो पूर्वास अकाउंट। और अमाउंट है वो, बिल का जो अमाउंट है वो 22,500 का था, तो 22,500 ही आने वाला है। तो ये एंट्री तैयार होती है, ये एंट्री हमको लिखनी होती है किसके, ड्रॉवर की बुक में। पल्लवी ड्रॉवर है, ड्रॉवर की बुक में इस तरीके से एंट्री तैयार होगी एंडोर्समेंट के टाइम पे। एंडोर्समेंट के टाइम पे कैंसलेशन की एंट्री, कैंसलेशन ऑफ बिल एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, ये वाली एंट्री इस तरीके से बनती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। अगर आप ऐसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को, वो बुक में हम देख के अगर हमने एंट्रीज को बाय हार्ट कर रहे हैं, हम माइंड में फिट कर रहे हैं, तो ये हुआ ड्रॉई, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। ये पेज नंबर 272 पे दिया ही हुआ है कि ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। तो यहाँ पे पल्लवी अपने बुक में अब लिखेगी डिसऑनर्ड की एंट्री के लिए वंदना अकाउंट, इसका डेटर इंक्रीज हो गया इसलिए वंदनास अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट है, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं पे हुआ है, टू इसके जो इसका क्रेडिटर है वो इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर है पूर्वा, तो पूर्वास अकाउंट, क्योंकि बिल तो कैंसिल हो गया। थोड़ा सा है ना स्टार्टिंग में बच्चा लोग, आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट नहीं, 2-3 सम प्रैक्टिस करोगे और चीजों को समझोगे, रूल के हिसाब से हर तरीके से समझोगे तो आ ही जाने वाला है, कोई ना कोई एक मेथड तो दिमाग में फिट हो ही जाने वाला है, राइट। तो यहां पर बिंग वंदनास एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गए, एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड विच वॉज एंडोर्स्ड, उसको एंडोर्स कर दिया था हम बिल को, उसकी एक्सेप्टेंस को हमने एंडोर्स कर दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो ये जो पूर्वा है वो ये एंडोर्सी है, पूर्वा है एंडोर्सी, और ये ड्रॉई, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। कैंसिलेशन के हिसाब से भी है ना आपका क्या होता है, जब हम कैंसिल करते हैं ना एंट्री, तो फिर फॉर्मूला होता है कि आप है ना रिवर्स कर दो, जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट में है डेबिट में कर दो। तो यहाँ पे वंदना क्रेडिट में है इसीलिए हमने उसको डेबिट में लिख दिया, एंड पूर्वा डेबिट में तो उसको क्रेडिट लिख दिया। मतलब आप कोई भी तरीके से याद करो, वो अभी आपके ऊपर है कि आपके माइंड में कौन सा फिट होता है, लेकिन कोई तो एक तो वे तो आपको फिट करना ही पड़ेगा अपने ब्रेन में, राइट। आप उससे स्किप नहीं हो सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या, इसी का ट्रांजैक्शन वंदना की बुक में क्या आएगा, वंदना तो ये है ना मई, ये डेट तो सेम आने वाली है, May 19 की बात है, डिसऑनर्ड हो गई एक्सेप्टेंस May 19। इसकी बुक में क्या आएगी, तो इसकी बुक में इसको तो वो एंडोर्स किया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं था। इसकी बुक में ये जो सेकंड एंट्री है ना, ये आपकी जो सेकंड एंट्री है, इसमें इसका बिल्स पेबल हमको कैंसिल कर देना है। मतलब इसका जो बिल्स पेबल है वो लायबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है। तो जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है ना, मतलब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ये कैंसिल हो गया एक तरीके से, डिक्रीज होना मतलब कैंसिल हो गया ये, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने का, 22,500 का, यहाँ पे भी 22,500 टू पल्लवी। अब इसका जो पल्लवी इसके लिए क्रेडिटर है, तो पल्लवी का मतलब इसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर इंक्रीज होना मतलब
क्रेडिटर इंक्रीज होना, क्रेडिटर हो भले कैपिटल हो लायबिलिटी हो, ये इंक्रीज होते तो हम क्रेडिट में लिखते, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रही है, पल्लवी इसका क्रेडिटर है, किसका, वंदना का, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट में लिखेगी पल्लवी से अकाउंट। एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब देखिए यही एंट्री अगर आपको है ना, देखो रूल के हिसाब से करते तो मैंने रूल हर तरीके से बता दिया आपको कि ये किस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज का आ जाता है। जब है ना क्रेडिटर्स आपका जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होता है तो आपको डेबिट करना है, और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, पल्लवी है ना इसके लिए क्रेडिटर है, पल्लवी इसके लिए क्या है, क्रेडिटर है, तो इसका क्रेडिटर जब इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो हमको क्रेडिट में लिखना है। या फिर आप है ना कभी कंफ्यूजन आपको रहता है तो दूसरा ट्रिकी भी ये सीखिए कि जब डिसऑनर्ड होता है ना तो आपको रिवर्स कर देना है, एंट्री को रिवर्स कर देना है, जो क्रेडिट में लिखा है उसको डेबिट में लिख दो और जो डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट में लिख दो। ये तो जस्ट अगर आपको कंफ्यूजन कभी हो जाए तो उसके लिए मैंने जस्ट बताया आपको। अभी इसके बुक में एंडोर्स ही अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा डिसऑनर्ड के लिए, अब एंडोर्स ही अपने बुक में लिखेगा ये वाला जो देखो इस एंट्री को लेकर ही बनेगी इसकी डिसऑनर्ड की केस, क्योंकि इसको बिल किसने दिया था, पल्लवी ने दिया था, राइट, पल्लवी ने दिया था। तो मे 19 को इसका जो पल्लवी इसके लिए कौन है, पल्लवी इसके लिए डेटर है, इसका डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर इंक्रीज होना मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक तरीके से ये एसेट ही हो गया ना, तो एसेट्स में लिखते हैं हम, तो डेटर इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अब ये डेटर से लेने वाली है, वसूल करने वाली है, तो ये डेटर इसका इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट में लिखा। 2 इसका बिल्स रिसीवेबल है ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, तो 2 बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे बिंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, क्योंकि ये तो है ना पल्लवी के पास ही जाएगी, ये जो पूर्वा है वो पल्लवी के पास ही जाएगी, ये उससे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती वंदना से भाई पेमेंट दे, डिसऑनर कर दिया ठीक है, मेरा क्या है, मैं जाऊंगी पल्लवी के पास, मैं अपना डेटर इंक्रीज कर देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आएगा भी, धीरे धीरे आ जाएगा। पॉजिटिव लो अपने आप को, नेगेटिव मत रखो। या दूसरा वे रिवर्स कर दो एंट्री को, जैसे मैंने कहा जब भी है ना डिसऑनर्ड होता है तो रिवर्स कर दो, तो ये रिलेटेड एंट्री है, इसमें कैंसिलेशन तो होगा नहीं, ये सिंगल एंट्री है, तो आप इसको डायरेक्ट रिवर्स कर दो। फिर अभी नेक्स्ट सी जो कंडीशन है वो क्या बोली है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा, किसने किया पे, पूर्वा ने किया, तो हम पहले पूर्वा की बुक में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे लिखते हैं। तो पूर्वा यहाँ पे अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगी डिसऑनर्ड के केस में जब पूर्वा ने मतलब एंडोर्सी ने पेमेंट किया है, एंडोर्सी है ना पूर्वा, इसने अगर नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया तो ये कैसे रिकॉर्ड करेगी, पल्लवी, ये किससे वसूल करेगी, ये वसूल करने वाली है जितना भी खर्चा उसका एक्स्ट्रा लगा वो सब क्योंकि वो पल्लवी की वजह से हुआ ना। 2 बिल्स रिसीवेबल, ये वाली एंट्री यहां तक तो सेम है, लेकिन इसने पेमेंट किया नोटिंग चार्जेस का, तो इसके हाथ से टेम्पररीली, किसके हाथ से, टेम्पररीली पूर्वा के हाथ से टेम्पररीली अमाउंट गया, तो उसको टेम्पररी रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, लेकिन ये किसके खाते में लिखेगी, ये खाते में लिखेगी किसके, पल्लवी के, तो मतलब 175 रुपया प्लस 22,500, ठीक है 22,500, तो टोटल कितना हो गया 22,675, ये पल्लवी के खाते में इसने लिख लिया, पल्लवी इसकी डेटर इसके खाते में लिख लिया, और इधर है ना नरेशन में लिखेगी पूर्वा बिंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, क्योंकि इसने पे किया है टेम्पररीली, ठीक है।
अब इस डिसऑनर्ड की एंट्री जब नोटिंग चार्जेस वाली है तो वंदना अपने बुक में क्या लिखेगी, वंदना के बुक में आएगा मई 19 को ही, वरना बिल्स पेबल तो लिखेगी। बिल का अमाउंट कितना, वो 22,500। अब आप सोचो क्या 175 रुपया इसको नहीं देना पड़ेगा, वंदना को देना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस वंदना की वजह से लगा है। तो वंदना को अपने बुक में ये रिकॉर्ड करना ही होगा कि नोटिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा 175 रुपया, क्योंकि ये पेमेंट इसको किसे करना पड़ेगा, पल्लवी को करना पड़ेगा, क्योंकि पल्लवी से वसूल करेगी पूर्वा और पल्लवी वसूल करेगी वंदना से, क्योंकि फॉल्ट किसकी, गलती किसकी, वंदना की। इसीलिए यहाँ पे नोटिंग चार्जेस 175 टू, यहाँ पे नाम किसका आएगा, पल्लवी का। तो टोटल अमाउंट पल्लवी को कितना देना पड़ेगा, वंदना को, तो 22,675। और नरेशन में लिखेगी बिंग, यहाँ पे इसको नरेशन में लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेंस, इसका खुद का एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गया ना, इसीलिए ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, पे नहीं किया है, पेबल, अभी तक उसने पे किया नहीं, उसको पे करना पड़ेगा, पेबल। यहाँ पे आप पहले पल्लवी की बुक में भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले पेमेंट कौन कर रहा है, पूर्वा कर रही है, इसीलिए पूर्वा की बुक में मैंने पहले दिखा दिया पेमेंट का, फिर वसूली तो इसी से होने वाली है, वंदना से। यहाँ पे अभी सी, जो ये सी पार्ट था ना, सी पार्ट की एंट्री हमने लिखना है। यहाँ पे अब वसूली होगी किससे, वंदना से ही होगी, एंट्री यही आएगी, वंदनास अकाउंट डेबिट टू पूर्वास अकाउंट, क्योंकि एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया ना, लेकिन यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि है ना ये वाले ट्रांजैक्शन में नोटिंग चार्जेस पे, मतलब अगर हम मान लीजिए ना डिसऑनर्ड होने के बाद में नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ा तो कितना अमाउंट, तो यहाँ पर 22,675 675 का वंदना से वसूल करना है। इसको करके रिकॉर्ड करेगी कौन, पल्लवी की, भाई मैं 22,675 लेने वाली हूँ, एंड पूर्वा रिकॉर्ड करेगी 22,000, पूर्वा को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब पूर्वा को एज अ क्रेडिटर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई पूर्वा को 22,675 देना है। और नरेशन में लिखेगी, पल्लवी नरेशन में लिखेगी बिंग वंदनास एक्सेप्टेंस, जो वंदना का एक्सेप्टेंस था, वंदनास एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड, जो एंडोर्स किया था इसने, डिसऑनर्ड हो गया, एंड नोटिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस होते हैं ना नोटिंग चार्जेस, तो एक्सपेंसेस ये किसके लिए, वंदना के लिए, तो वंदना ने तो डेबिट में लिख लिया, लेकिन यहाँ पे ये वंदना के खाते में ही ऐड करेगी चार्जेस, यहाँ पे पेड बाय पूर्वा, भाई पूर्वा ने पेड कर दिया, इसीलिए पूर्वा के क्रेडिटर के उसमें है ना, पूर्वा के उसमें उसको है ना लिखना पड़ेगा कि 22,675 मुझे पूर्वा को देना है, पेड बाय पूर्वा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है और आएगा। अभी देखो थोड़ा एफर्ट्स डालो, लेके बैठो, सिमिलर सम को 2-3 बार भले लेके बैठो, कॉन्सेप्ट को समझो और वीडियो को 2-3 बार देखो, एक बार में नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि मैं तो अपना जितना डीपली एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोगों को अगर आपका कहाँ पे है ना वीक रह गया है जर्नल एंट्री को लेके कॉन्सेप्ट, तो फिर थोड़ा समझने में आपको तकलीफ होगी। आई होप वीडियो पसंद आया आपको, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप खुद सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।